गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सॉरी, इंडिया नहीं, करेक्शन है यूरोप। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इतिहास और सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, हम इंडिया में राष्ट्रवाद का उदय नहीं पढ़ रहे हैं, हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं। पीपीटी बनाते वक्त थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1789 से। ठीक है, उस समय फ्रांस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1789। आप भी मेरे साथ कमेंट में लिखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो 1789। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है 1789 में फ्रांस में कौन सी बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो याद रखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ के राजा हुआ करते थे लुईस 16। कौन थे? लुईस 16। फ्रांस के राजा, फ्रांस की क्रांति के वक्त कौन थे? तो लुईस 16, याद रखेंगे। फ्रांस के लोग गरीब थे, टैक्स बहुत ज़्यादा था। लोगों ने सोचा वाई शुड अ किंग कंट्रोल एवरीथिंग। फ्रांस के लोग गरीब थे, उन्हें टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो प्रकार के टैक्स उन्हें पे करने पड़ते थे। एक टिथ होता था, एक टाइल होता था। ठीक है, एक टिथ होता था, टाइल होता था, दो प्रकार के टैक्स उन्हें पे करने पड़ते थे। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, किस तरह ये टैक्स उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों एक राजा हर चीज़ को नियंत्रण करेगा, और इसी चीज़ को, इसी सोच के आधार पर क्रांति हुई। क्रांति के बाद तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहली थी लिबर्टी, दूसरी थी इक्वेलिटी, तीसरी थी फैटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ये तीन बातें राष्ट्रवाद की आधार बन गए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चैप्टर का आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे ये लुईस 16 हमारे हैं। ये कौन है, गौर से समझेंगे। ये हमारे लुईस 16 का फोटो है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये एआई जनरेटेड इमेज है। ये किसी भी कैरेक्टर को रियली में रिप्रेजेंट नहीं करता है, एआई जनरेटेड है। ठीक है, तो ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये लुईस 16 की है। ठीक है, और 1789 में फ्रांस की क्रांति की घटना घटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें एक सवाल पूछा गया, वाई शुड अ किंग कंट्रोल एवरीथिंग। एक राजा हर चीज़ नियंत्रण कैसे करे। कैसे लोगों ने, आप देख सकते हैं कैसे लोगों ने विद्रोह किया राजा के खिलाफ, आप तस्वीर में देख सकते हैं। और इसी विद्रोह से तीन महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। लिबर्टी जिसका मतलब था स्वतंत्रता, दूसरा था इक्वालिटी समानता, और तीसरा था फैटर्निटी। ठीक है, जो कि राष्ट्रवाद की नींव बन गई। चलिए बहुत बढ़िया, कहानी की हम शुरुआत करते हैं साल 1848। ठीक है, फ्रांस का एक कलाकार था, याद रखेंगे, फ्रांस का एक बहुत ही फेमस कलाकार था जिसको हम फ्रेंच आर्टिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में फ्रेंच आर्टिस्ट इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, तो फ्रांस में एक बहुत ही फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। बहुत ही फेमस नाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक दिन वो सोचने लगा, क्या होगा अगर पूरी दुनिया में एक ऐसा देश हो जहां लोगों को आज़ादी मिले, बराबरी मिले, भाईचारे से रहे। देखिए ये वही तीन बातें हैं, आज़ादी मिले, लिबर्टी, बराबरी मिले, इक्वालिटी, और भाईचारा मतलब फ्रैटर्निटी। इस सपने को देखने के लिए उसने चार बड़े चित्र बनाए। इन्हीं चार बड़े चित्रों को फोर प्रिंट का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फोर प्रिंट्स का नाम दिया गया। ओके, गौर से सुनेंगे। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक ख्वाब देखा है, एक सपना देखा है, एक ऐसे देश का जहाँ पे लोग आज़ादी से रहें, बराबरी मिले और भाईचारे से रहें।
और इसी तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक तस्वीर बनाई, बड़ी से चित्र बनाए 4, जिसे 4 प्रिंट्स कहा गया। ठीक है, उसके चित्र में एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य था, लोगों की लंबी कतार। चित्र में दिखाया गया कि यूरोप और अमेरिका के अलग अलग देशों के लोग एक लंबी लाइन में चले आ रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी के इस चैप्टर के पहले पन्ने को जब खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यही तस्वीर नज़र आएगी, जिसमें एक फीमेल फिगर महिला का एक मूर्ति, ठीक है, स्टैचू आपको उस तस्वीर में नज़र आएगा, जिसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं। उसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट होगा और एक हाथ में चार्टर ऑफ मेन राइट्स हैं, और बहुत सारे लोग, ठीक है, यूरोप अमेरिका के एक कतार में, एक लाइन में, ठीक है, वहाँ से होकर गुजर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं उस मूर्ति को। ठीक है, और उसमें कतार में जो लोग आ रहे हैं ना, उनके हाथों में उनके अपने देश के झंडे हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश के परंपरागत कपड़ों को पहन के वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है, ये भी एआई जनरेटेड इमेज है, ये फ्रेडरिक सोरे की असली तस्वीर को नहीं दर्शाता है। इस तस्वीर में आप गौर से देख सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है, फ्रेडरिक सोरे एक तस्वीर बना रहे हैं। उस तस्वीर में एक फीमेल फिगर है और इसके अगल बगल से बहुत सारे देशों के लोग गुजर रहे हैं, सम्मान दिखा रहे हैं, और ऊपर से एंजल्स को भी दिखाया गया है। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने एक सपना देखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र का। क्या सपना था उनका? लोकतांत्रिक गणतंत्र का। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, सब लोग स्टैचू को सम्मान देने जा रहे थे। वो सारे लोग जो एक बड़ी सी लंबी सी कतार से जो आ रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे? तो मूर्ति के पास जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? तो वो सम्मान देने जा रहे थे। आगे आगे आज़ादी की देवी, वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसे आज़ादी की देवी कहा गया। उनके हाथों में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, ज्ञान की मशाल जिसको टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, और दूसरे हाथों में राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, मानव अधिकार का एक चिट्ठा, एक दस्तावेज। इसका मतलब था अब दुनियाओं में राजा का नहीं, लोगों का अधिकार होगा। मतलब ये जो तस्वीर बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने, उनकी तस्वीर इन बात को क्लेरिफाई कर रही थी कि अब दुनिया में राजाओं का शासन नहीं, लोगों को अधिकार का समय आएगा। पुराने राजतंत्रों का अंत, चित्र के नीचे ज़मीन पर टूटी हुई कई चीज़ें जैसे मुकुट, राजदंड और पुराने शासन के प्रतीक। मतलब वो राजाओं के बड़े बड़े महल, वो राजा के बड़े बड़े मुकुट और ऐसी इमारतें जो राजा के डेस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब राजतंत्र को रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीज़ें ध्वस्त होकर ज़मीन पर पड़ी है। उस तस्वीर में साफ दिखाया जा रहा है, जो दिखा रहा है कि उनका पूर्ण राजतंत्र, जिसको एब्सोल्यूट मोनार्की भी कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, गौर से समझिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, पूर्ण राजतंत्र। ठीक है, अब मतलब राजाओं का तंत्र खत्म हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी तस्वीर है। ठीक है, इसमें एक फीमेल फिगर है, ठीक है, जिसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। इनके एक हाथ में चार्टर ऑफ मेन राइट्स है, एक हाथ में मशाल है जिसको हम टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं। ऊपर से देख सकते हैं एंजल्स भी इस चीज़ दृश्य को देख के बहुत खुश हैं। यहाँ पे विभिन्न देशों के लोग कतार में सम्मान दे रहे हैं, अपने अपने देशों के झंडे लेकर कतार में खड़े हैं। साथ ही साथ नीचे ध्यान देने वाली बातें हैं, हर वो चीज़ जो राजा के राजतंत्र को दिखाती है वो अब ज़मीन पर पड़ी है, जो दर्शाती हैं कि अब राजाओं का तंत्र खत्म हो चुका है। चलिए, अलग अलग राष्ट्रों की झलक, फ्रेडरिक सोरियो के चित्र में अलग अलग देशों को लोग को दिखाया गया है। ठीक है, उस अलग अलग तस्वीरों में आपने देखा होगा सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स है और उसके पीछे स्विट्ज़रलैंड है। ये 2 देश आगे इसलिए हैं क्योंकि ये वो देश थे जो पहले ही नेशन स्टेट बन चुके हैं। ठीक है, कैसे देश है? नेशन स्टेट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे के सारे देश उस कतार में हैं। सब लोग अपने झंडे एवं पारंपरिक कपड़ों को, मत झंडे
जो उनके देश को रिप्रेजेंट करता है, कपड़ा जो उनके देश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको पहनकर उस कतार में लगे हुए हैं। जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने अपने देशों के परंपरा को और अपने देश को, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रिया का आप नाम देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रिया ये वही देश है जहाँ की महारानी है मारिया एंटोनेट, जो कि लुईस 16 की पत्नी है, ठीक है। चलिए, और रशिया के बारे में तो आपको पता ही है, वर्तमान में रशिया के प्रेसिडेंट है आपके पुतिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान का दृश्य, ऊपर आसमान में क्राइस्ट, सेंट, एंजल्स दिखाई दिए हैं। वे सब दुनिया के लोगों को देख रहे हैं। यह प्रतीक है फ्रेटर्निटी, भाईचारा का, यानी सभी देश के लोग मिलकर शांति से रहें। राष्ट्र क्या होता है? 1882 में एक फ्रांसीसी विचारक थे जिसका नाम था अर्नेस्ट रेनन। यहाँ नाम याद रखिएगा, 1882 में एक फ्रांसीसी विचारक का नाम आ रहा है जिसका नाम था अर्नेस्ट रेनन। एक महत्वपूर्ण इन्होंने भाषण दिया था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उस महत्वपूर्ण बात का क्या कहना था? अ शेयर्ड हिस्ट्री। गौर से सुनिएगा। गौर से सुनिएगा। अर्नेस्ट रेनन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। एक राष्ट्र केवल भाषा, धर्म या नस्ल से नहीं बनता। राष्ट्र बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, साझा इतिहास और गौरवशाली अतीत। मतलब वो इतिहास जो हम बांटते हैं और वो बीता हुआ कल जिस पे हम गर्व करते हैं। दूसरी बात, भविष्य में साथ मिलकर रहने की इच्छा। ये बात कही थी किसने? तो अर्नेस्ट रेनन ने कही थी। मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। 1882 में एक फ्रांसीसी विचारक थे, विचारक मतलब एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनन। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, ठीक है। और वो बात यही थी, ए शेयर्ड हिस्ट्री, अ कॉमन विल टू लिव टुगेदर। कहने का मतलब है वो इतिहास जो हम साझा करते हैं और वो बीता हुआ कल जिस पर हम गर्व करते हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रहने की इच्छा, ठीक है। यही राष्ट्र बनाता है, यही नेशन बनाता है, ओके। उन्होंने कहा एक राष्ट्र ऐसा हो, एक राष्ट्र ऐसा हो जैसे लोग हर दिन एक जनमत से तय करते हो कि वो साथ रहना चाहते हैं। प्लेबिसाइट मतलब जनमत से, जन मतलब जन्मों से वो एक साथ रहने के लिए बने हुए हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार 19वीं सदी में नेशनलिज्म एक शक्तिशाली विचार बन गया। इसके कारण बड़े बड़े डायनेस्टिक एम्पायर टूटने, मतलब बड़े बड़े शासन का या बहुत बड़े बड़े राजाओं का शासन खत्म होने लगा और उनकी जगह नेशन स्टेट बनने लगे, ठीक है, जहां शासन राजा नहीं बल्कि जनता करती है, ठीक है। नेशन स्टेट वो देश था जहां पे शासन जनता के द्वारा होता था, राजा के द्वारा नहीं। मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूं, ठीक है। जो तस्वीर थी उस तस्वीर में बहुत सारे क्राइस्ट को दिखाया गया। जो फ्रेडरिक सोरे ने जो तस्वीर बनाई थी उसके ऊपर क्राइस्ट, एंजल्स थे जो ये देख रहे थे इस बहुत ही सुंदर दृश्य को कि कैसे लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए अर्नेस्ट रेनन ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी 1882 में, जिसका मतलब था राष्ट्र एक, कहते हैं ना, एक राष्ट्र केवल भाषा, धर्म या नस्ल से नहीं बनता है, ठीक है। उनका मानना था कि एक राष्ट्र सिर्फ भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल से नहीं बनता है। राष्ट्र बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो इतिहास जो हम बांटते हैं और वो इतिहास बीता हुआ कल जो हम जिस पे गर्व करते हैं, साथ ही साथ भविष्य में हमारे साथ रहने की इच्छा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक राष्ट्र ऐसा हो जहाँ वैसे लोग हो जो जन्म से ही साथ रहना चाहते हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण विचार बन गया, जिस वजह से बड़े बड़े एम्पायर, बहुत बड़े बड़े राजाओं के शासन खत्म हो गए और बड़े बड़े देश नेशन स्टेट के रूप में उभर कर सामने आए, जो बताता है कि अब राजाओं का शासन नहीं, अब जनता का शासन का समय है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देख सकते हैं इस तस्वीर को एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म के तहत पर दिखाया गया है और राइज ऑफ नेशन स्टेट। ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है कि अब राजाओं का शासन खत्म हो गया है, अब नेशन स्टेट का समय है। नेशन स्टेट एक ऐसा देश जहाँ पे अब लोग साथ रहेंगे, जहाँ पे लोग अपने इतिहास को बांटेंगे, जहाँ पे अपने बीते हुए कल के इतिहास पर लोग गर्व करेंगे, ठीक है।
और एब्सोल्यूटिज्म का मतलब जानते हैं जहाँ पे राजा का शासन होता है। अब वो राजा का शासन का अंत हो चुका है और अब एक ऐसे राष्ट्र का उदय हुआ है जहाँ पर लोग अब एक साथ मिलकर भाईचारा के साथ, शांति के साथ, समानता के साथ रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र की अवधारणा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। मतलब हम फ्रांस की क्रांति के साथ नेशन के से जुड़ी अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। गौर से सुनिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उस फ्रांस की क्रांति के दौरान जो नेशन से जुड़े हमारे मन में भाव हैं या उसके लेके अवधारणाएं, उनसे भी चीज़ों को गौर से समझेंगे। कल्पना कीजिए 1789 का समय है, मान लीते हैं कि ये समय 1789 का है। यूरोप एक ऐसा देश था, फ्रांस, ठीक है, यूरोप का एक ऐसा देश था फ्रांस, जहाँ पर शासन करता था राजा लुई 16। हमने पहले इस चीज़ की चर्चा की है, ठीक है। 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई 16, ठीक है। मैंने आपको इस बारे में पहले भी बोला है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गौर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो 1789, ठीक है। फ्रेंच का राजा 1789 के दौरान कौन था? तो लुई 16, ठीक है। उस समय फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की था। एब्सोल्यूट मोनार्की बोल दिया मतलब राजा का शासन। क्या? राजा का शासन। मतलब तो जहाँ के सारे डिसीजन कौन लेता है? लुई 16, मतलब राजा लेता है। लुई 16 के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है। लुई 16 की पत्नी का नाम क्या था? तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे मारिया एंटोनेट। और मारिया एंटोनेट कहाँ की महारानी थी, कहाँ की रानी थी? तो वो ऑस्ट्रिया की रानी थी। कहाँ की रानी थी? ऑस्ट्रेलिया की नहीं, गौर से सुनिएगा, ऑस्ट्रिया की रानी थी, ठीक है। इसका मतलब था कि राजा के पास पूरी शक्ति थी, कानून बनाना, टैक्स लगाना और देश का हर फैसला करना, ठीक है। मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था, फ्रांस की क्रांति हुई थी ये सोच पर कि राजा ही हर चीज़ को क्यों नियंत्रण करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट, जो देश एब्सोल्यूट मोनार्की के तहत चल रहा है, उस देश में कानून बनाने से लेकर टैक्स लगाने तक और देश में फैसले करने तक सारे के सारे अधिकार किसके पास होते थे? तो राजा के पास होता था। लेकिन फ्रांस की जनता की स्थिति बहुत खराब थी। वो इतने अमीर थे नहीं, उन्हें पैसे वाले थे नहीं कि वो सारे टैक्स पे कर पाएँ। गरीब थे लोग और भारी टैक्स लगाए जाते थे। आम जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, जबकि राजा और अमीर लोग आराम की ज़िंदगी जीते थे। राजा और अमीर, याद रखिएगा, इसमें दो प्रकार के लोग होते थे। मैं आपको बता दूं, एक था नोबल और एक था क्लर्जी। नोबल और क्लर्जी, ठीक है। एक वर्ग में आपका राजा लोग आ जाते थे और एक में आपका चर्च के लोग आ जाते थे। ये वो लोग होते थे जो किसी प्रकार के टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। और इसमें तीसरा वर्ग था कॉमन पीपल्स का, ठीक है, जिसमें आम आदमी आ जाते हैं, ठीक है, छोटे मोटे व्यापारी आ जाते हैं, आर्टिशन होते, पॉटर आ जाते, जो गरीब वर्ग था, उन्हीं से ये टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आम जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, जबकि राजा और अमीर लोग आराम की ज़िंदगी जीते थे। धीरे धीरे जनता के अंदर असंतोष और गुस्सा बढ़ने लगा। भाई, किसी में भी गुस्सा आएगा, अगर मान के चलिए आपके पास देने के लिए कुछ नहीं लेकिन लोग आपसे लेने के लिए रहेंगे, ठीक है। आप दुख में गुजार रहे समय लेकिन सामने वाला आराम से होके भी आपके सामने हाथ पर है, तो आप गुस्सा तो आएगा ही। कुछ ऐसी ही हालत फ्रांस के लोगों की थी। वो टैक्स पे करने के हालात में नहीं थे, गरीब थे, पैसे नहीं थे, फिर भी उनसे टैक्स वसूला जाता था। लेकिन जो लोग असल में टैक्स देने के योग्य थे, उन्हें किसी प्रकार का टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो टैक्स देने से आज़ाद थे, क्योंकि नियम बनाने वाला भी वही लोग था। हम बताएंगे आगे नियम बनाने का क्या तरीका था, ठीक है। लुई 16 के बारे में छोटी सी कहानी है। लुई 16 को युद्ध लड़ना बड़ा ही पसंद था और उसके पास एक बहुत बड़ा महल था जिसको पैलेस ऑफ वर्सराय कहते थे, ठीक है। अब कहते हैं ना, ये जो हमारा लुई 16 था ना, वो युद्ध लड़ता था और शायद अपने युद्ध लड़ता था और अपने बड़े से पैलेस जो वर्सराय जो उसको बहुत पसंद था उसको मेंटेन करता था। और ये जो भी युद्ध लड़ता था ना, और युद्ध लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए होते थे वो लोन लेता था और उस लोन के एवज में भारी इंटरेस्ट चुकाता था। और वही इंटरेस्ट चुकाने के लिए, ठीक है,
वो इन टैक्सेस का इस्तेमाल करता था। ठीक है, गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। लुइस 16 ने 13, गौर से समझिएगा, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, ठीक है, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में मदद की थी। ठीक है, लुइस 16 जब राजा बना था तो उसके ऊपर 1 मिलियन लीवर का कर्ज था। लेकिन जब ये राजा बना उसके बाद ये कर्ज 2 मिलियन लीवर हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, लीवर जो है ना, लीवर, ये आपके पेट का लीवर नहीं है, ये वहाँ की करेंसी को कहा गया है लीवर। ठीक है, और ये 1 मिलियन लीवर का कर्ज 2 मिलियन का हो गया, क्योंकि अपने पैलेस को मेंटेन करना, वॉर लड़ना, ये सारे के सारे काम ये लोन से करता था, और उस लोन को चुकाने के लिए हेवी टैक्सेस इम्पोज करता था। अब एक समय ऐसा आया कि ये उन चीज़ों को भरपाई नहीं कर पा रहा था, तो इसने सोचा कि थोड़ा और टैक्स इम्पोज कर देते हैं, और इसी टैक्स को इम्पोज करने के लिए इसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली। क्या बुला ली? स्टेट जनरल की मीटिंग। स्टेट जनरल की मीटिंग में नोबल्स भी आते हैं, क्लर्जी भी आते हैं, और कॉमन पीपल्स भी आते हैं। ठीक है, स्टेट जनरल में 300 सदस्य होते थे, मतलब क्लर्जी सेक्शन से, 300 होते थे नोबल सेक्शन से, और 600 लोग होते थे कॉमन पीपल से। ठीक है, लेकिन हर वर्ग के पास वोट एक ही होता था, हर वर्ग के पास वोट एक ही होता था। गौर से समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, जैसे ये क्लर्जी हो गए, ये नोबल हो गया, और ये कॉमन पीपल हो गया। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग में, गौर से सुनेंगे, स्टेट जनरल की मीटिंग जो भी होती थी, तो उसमें कॉमन, क्लर्जी, नोबल और कॉमन पीपल, ये तीनों लोग ही आते थे। ठीक है, इसमें 300 सदस्य होते थे, इसमें भी 300 सदस्य होते थे, इसमें 600 सदस्य होते थे। सदस्य कितने भी हों, इस पूरे 300 लोगों के पास भी एक वोट होता था, इसके पास भी एक वोट होता था, और इसके पास भी पूरे एक ही वोट होते थे। और ये क्लर्जी और नोबल जो होते थे ना, इनको तो किसी प्रकार का टैक्स देना होता नहीं था, तो इनको जो भी चीज़ इम्पोज करना होता था टैक्स वगैरह, ये लोग एक हो जाते थे, जिस वजह से इनके वोट 2 हो जाते थे, और ये तो बेचारे फिर भी एक रहते थे, जिस वजह से हर बार टैक्स इम्पोज हो जाता था, और जिस वजह से आखिरकार में कॉमन पीपल्स को ही टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन इस बार जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। लोग पहले से ही असंतोष में थे कि हर टैक्स हम ही क्यों पे करें, और इसी चीज़ को लेकर फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत समझते हैं। 1789 में फ्रांस की जनता ने फैसला किया कि अब राजा का निरंकुश सत्ता को ख़त्म करना होगा। यहीं से शुरू हुई फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि सत्ता राजा से निकलकर जनता के हाथों में चली गई, और यह घोषित किया गया कि राष्ट्र का निर्माण जनता से होता है, वही अपनी किस्मत तय करेगी। बहुत बड़ी बात कह दी। ठीक है, 1789 में फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ से सीधा कहना था कि अब राजा का शासन नहीं होगा, अब राजा का शासन खत्म होगा। ऐसी क्रांति में एक असरदार बात सामने आई, सत्ता राजा से निकलकर जनता के हाथों में चली गई, और घोषित किया गया राष्ट्र निर्माण जनता से होती है, और वो अपनी किस्मत खुद तय करेगी। मैं फिर से आपको एक बार डिस्कस के दौरान आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्यों फ्रांस की क्रांति हुई थी, क्यों आखिर वहाँ के लोग असंतोष में थे। क्योंकि फ्रांस के समाज में 3 प्रकार के लोग थे, एक था कॉमन पीपल का, एक था क्लर्जी का, एक नोबल का। एक वर्ग में आपके क्या कहते हैं, किंग, राजा महाराजा लोग आ जाते हैं, एक में चर्च के लोग आ जाते थे। ठीक है, राजा महाराजा, जिसमें क्लर्जी और नोबल की जब बात आती थी, ये वो वर्ग था जिनको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था। टैक्स कौन पे करता था? तो आम आदमी पे करता था। वो लोग होते थे जो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उनसे टैक्स वसूले जाते थे। लेकिन जो पैसे वाले थे, जैसे क्लर्जी और नोबल, उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया था, क्योंकि वो वही लोग थे जो नियम बनाते थे, टैक्स लागू करते थे, या कोई भी फैसला लेना होता था तो सारे के सारे काम करते थे। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये असंतोष था कि आखिरकार हर चीज़ राजा ही क्यों नियंत्रित करेगा। इसी चीज़ को लेकर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, और ये पावर राजा के हाथों से निकलकर जनता के हाथों में चली गई।
चलिए बहुत बढ़िया। एक नए राष्ट्र का निर्माण। क्रांति के बाद फ्रांस में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सबसे पहले नागरिकों को समानता पर जोर दिया गया। कहा गया कि अब जब फाइनली ये देश राष्ट्र बन चुका है, एक नेशन स्टेट बन चुका है, तब यहाँ पे नागरिकों के साथ समानता पर जोर दिया जाएगा। हर नागरिक समान होगा और इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए नई अवधारणाएं सामने आई। लापार्ते और ले सिटियोन जैसे चीज़ें को इंट्रोड्यूस किया गया, परिचय में लाया गया। अर्थात मातृभूमि, ठीक है, अर्थात नागरिक, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, गौर से में समझिएगा। जैसे लपार्ते का मतलब होता है फादरलैंड, ठीक है। जैसे हम हमारे देश में भारत माता की जय, ये एक ऐसा कहते हैं ना, भारत माता की, तो एक बार जब सब एक आदमी बोलेगा भारत माता की तो ऑब्वियसली जितने लोग भी तो सब होते जय, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एकता को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया था। तो लपार्ते का मतलब होता है फादरलैंड और ले सिटियोन का मतलब सिटीजन, नागरिक, ठीक है। इन विचारों ने लोगों में यह भावना पैदा की कि हम सब एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। याद रखिए, देश में एकता बनाए रखने के लिए सबसे पहले जनता को ये समझना होगा कि वो उस मातृभूमि के हैं और वो वहीं के नागरिक हैं। जब तक उनके मन में ये भावना नहीं आएगी तब तक राष्ट्र के वो क्या कहते हैं, एक ही मतलब एक राष्ट्र में नहीं, एक नेशन स्टेट नहीं बनता है, ठीक है। मैंने आपको बताया अर्नेस्ट रेनन, जो एक फिलोसोफर की मैंने बात कही थी, ठीक है, अर्नेस्ट रेनन थे, जिसका सीधा सीधा कहना था कि हमें हमारे इतिहास को बांटना चाहिए, हमें हमारे बीते हुए कल पर गर्व होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि हमें साथ रहने, और कब तक जन्मों से जब साथ रहते हैं ना, तो उस चीज़ पर कहीं ना कहीं बनाए रखना होगा, ठीक है। चलिए, नए राष्ट्र प्रतीक भी इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्हों की बात जब हम करते हैं, क्रांति के बाद फ्रांस ने कई राष्ट्रीय प्रतीक बनाए, ठीक है। क्रांति जब खत्म हुई तो फ्रांस ने कई ऐसे चिन्ह बनाए जिससे लोगों के मन में, लोगों के बीच में एकता को रिप्रेजेंट किया जाए या स्पष्ट किया जाए। जैसे कि एक नया 3 रंगों वाला झंडा अपनाया गया। स्टेट जनरल को बदलकर नेशनल असेंबली में बदल दिया गया। याद रखिए, स्टेट जनरल याद होगा, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, टैक्स को इम्पोज करने के लिए लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग ही बुलाई थी। अब वो स्टेट जनरल नहीं, अब वो नेशनल असेंबली बन चुका था, जहाँ पर पावर जनता के हाथों में था, ना कि राजा के हाथों में। राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रीय गीत और शपथ बनाए गए। राष्ट्रीय गीत जानते हैं, हमारे यहाँ भी एक राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत का नाम आपको पता ही होगा, ठीक है, जन गण मन, ठीक है। वैसे ही राष्ट्रीय गीत बनाए गए, शपथ लिए गए, ठीक है। शहीदों को याद किया गया, उनको समारोह में आयोजित किया गया। इन सब का उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रीय एकता और पहचान पैदा करना। ये जितने भी कदम उठाए जा रहे थे, चाहे झंडे को इंट्रोड्यूस करना, स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में बदलना, राष्ट्रीय गीत बनाना, ठीक है, या शपथ बनाना, या शहीदों के लिए याद समारोह का आयोजन करना, ठीक है, लपार्ते ले सिटियोन जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटो था, लोगों के उनमें राष्ट्र के प्रति एकता पैदा करना और ये दिखाना कि वो एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, एक नेशन को बिलोंग करते हैं। प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं। क्रांति के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, जब क्रांति हो गई, ठीक है, तो उसके बाद देश में कई कानून लागू किए गए, ठीक है। सबसे पहले पूरे देश में एक समान कानून लागू किया गया, मतलब कोई भी कानून से बड़ा नहीं था, सब लोग कानून के नज़र में समान थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। अंदरूनी रूप से जो कर दिया जाता है, कस्टम ड्यूटीज होता है ना, जो भी आप कर चुकाना, जैसे आप सामान बाहर से लाते ले जाते तो उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो वैसे कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। एक वेट और मेजर इंट्रोड्यूस किया गया। पूरे फ्रांस में फ्रांच भाषा बोलने को बढ़ावा दिया गया। इससे पूरे देश में एकता और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। चलिए, बहुत बढ़िया। राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में फैलना, ठीक है, अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे, ठीक है। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद फैलने लगा। फ्रांस की क्रांति सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही। जब फ्रांस में जब ये घटना घटी तो ये घटना फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, ये अगल बगल के देशों में फैलने लगी। जब यूरोप के अन्य देशों के लोगों ने इसके बारे में सुना तो वो भी प्रेरित हुए। छात्रों और बुद्धिजीवियों ने
जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। गौर से सुनिएगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जब फ्रांस ने पहला कदम उठाया और जब उन्होंने अपने देश को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया, या उन्होंने ढाल लिया, तो अगल बगल के देशों ने भी इसके बारे में सुना, और उससे जब सुना तो उससे वो प्रेरित हुए, ठीक है। और कुछ छात्र और बुद्धिजीवियों, बुद्धिमान लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर फ्रांस की सेनाएं होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली जा पहुंची। इस तरह राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में फैलने लगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक हम आपके लिए यहीं तक रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने बताई होंगी कहानी स्वरूप में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप चैप्टर को स्पष्ट रूप से याद रख सकेंगे, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1789। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 के दौरान फ्रांस का राजा कौन था, तो लुइस 16 था। लुइस 16 की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखेंगे मारिया एंटोनेट था। लुइस 16 कहाँ का राजा था, तो फ्रांस का राजा था। कहाँ का राजा था, तो फ्रांस का राजा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कौन सी 3 मुख्य बातें सामने आई, या कौन सी मुख्य बातें राष्ट्रवाद की आधार बनी, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी याद रखेंगे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति, ठीक है, जिसके दौरान लोगों के मन में जो सवाल उठा था, आखिर वह सवाल क्या था, तो एक राजा ही हर चीज़ क्यों नियंत्रण रखेगा, और जिसके दौरान लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी जैसी चीज़ राष्ट्रवाद के आधार बन गए। 1848 की बात करें तो वो फ्रेंच आर्टिस्ट कौन था जिसने 4 प्रिंट्स बनाए थे, तो फ्रेडरिक सोरियो का नाम भूलेंगे नहीं। वो फ्रेंच आर्टिस्ट जो फ्रेडरिक सोरियो थे जिन्होंने 4 प्रिंट्स बनाया था। उस 4 प्रिंट्स को अगर आपको कहेगा कि फ्रेंच आर्टिस्ट के तहत फ्रेडरिक सोरियो ने उस 4 प्रिंट्स में क्या दर्शाया था, तो आपको याद होना, समझना होगा कि फ्रेडरिक सोरियो ने उस 4 प्रिंट में एक फीमेल फिगर के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था, जिसके पास से कई देशों के लोग गुजर रहे थे और उसे सम्मान दे रहे थे। जिस स्टैचू के हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था, जिसको ज्ञान की मशाल भी कहते हैं, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मेन राइट्स था, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो का क्या ड्रीम था, तो उनका ड्रीम था लोकतांत्रिक गणतंत्र का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ठीक है। इसके बाद मैं आपको से बताना चाहता हूँ, ये जो 1848 में जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो तस्वीर बनाई थी, वो किस चीज़ को देखते हुए या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बनाई थी, तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं कि जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो ड्रीम देखा था, जो ख्वाब देखा था, इसमें उन्होंने मानना था कि राजतंत्र खत्म हो चुका है और अब लोगों का अधिकार का समय आ चुका है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सोरियो के उस तस्वीर के अनुसार वो कौन से 2 देश थे जो सबसे आगे आ गए थे, तो यूनाइटेड और स्विट्जरलैंड। ये भी पूछा जा सकता है कि उस तस्वीर में यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड क्यों थे आगे, तो वो पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक है। वो कौन से विचारधारा थे या फिलोसफर थे जिन्होंने ये कहा था कि राष्ट्र एक ऐसा, मतलब राष्ट्र जो भाषा, धर्म या नस्ल से नहीं बनता है, राष्ट्र बनता है इतिहास साझा करने से, गौरवशाली अतीत से, ठीक है। इसका मतलब है शेयर्ड हिस्ट्री और प्राइडफुल पास्ट, ओके, या भविष्य में साथ रहने की भावना, ओके। चलिए, आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि लुइस 16 फ्रांस का राजा था 1789 के दौरान, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी, तो मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत बड़ी वजह लुइस 16 का युद्ध लड़ने की आदत था। वो जब राजा बना तो उसके ऊपर 1 लीवर का कर्ज था। लीवर वो करेंसी है फ्रांस की, और जब वो शासन में आया तो वो कर्ज बढ़ के 2 मिलियन लीवर हो गया। उस समय फ्रांस में 2 प्रकार के टैक्स चलते थे, तिथ और टाइल, ठीक है। तिथ और टाइल 2 प्रकार के टैक्स थे, और ये दोनों ही टैक्स कॉमन पीपल से लिया जाता था, क्लर्जी और नोबल्स को देना नहीं पड़ता था। और साथ ही साथ हमारे लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटिश से आज़ाद दिलाने में मदद किया था, जिस वजह से वो बैंकरप्ट भी हो गया था, और जिस वजह से वो अपने डेली एक्सपेंसेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ऐसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, उसने टैक्स इम्पोज करना चाहा, लेकिन इस बार कॉमन पीपल या आम आदमी
जो भी थे वो इस चीज़ से बिल्कुल असंतुष्ट थे और इसी बात को लेकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके उन्होंने स्टेट जनरल को किस किस बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, तो याद रखिएगा स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में बदला था उन लोगों ने। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी विचारधाराओं को सामने रखा था जिससे लोगों के मन में एकता वगैरह उत्पन्न हो, तो लापार्ते ले सिटियोन जैसी बातों को रिप्रेजेंट किया था। साथ ही साथ एक 3 रंगों वाला झंडा भी रिप्रेजेंट किया था। नए राष्ट्रगीत एवं शपथ बनाए गए थे। शहीदों के लिए याद समारोह आयोजित किया गया था जिससे लोगों के बीच में एकता और पहचान पैदा हो। ठीक है, इसके अलावा वेट और मेजर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रांस को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ऐसे ही जब लोगों को पता चलने लगा कि फ्रांस में जैसे जैसे घटना हुई तो कुछ बुद्धिजीवी मिलके जैकोबिन क्लब बनाने लगे। ठीक है, और इसी विचार से, इसी चीज़ से फ्रांस की सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली जैसे देश पहुंची और वहां जाके राष्ट्रवाद को फैलाने लगे। मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, हॉलैंड जो आप देख रहे हैं, हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। किसी प्रकार की डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे, मैं और मेहनत करूँगा और आपके लिए अच्छी कंटेंट लेते आऊँगा। थैंक यू।